अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट पलविशा सईद। आज नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम उन खुशकिस्मत शख्सियात के ख्वाबों की ताबीर तक के सफ़र को जानने का आगाज़ करने जा रहे हैं जिन्होंने CSS 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल की। हर साल हज़ारों नौजवान, हज़ारों उम्मीदवार मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करते हैं, मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब होने के ख्वाब को अपनी आंखों में सजाते हैं, लेकिन बहुत कम वो खुशकिस्मत उम्मीदवार हैं जिन्हें अपनी मेहनत का समर मिल पाता है। ऐसी ही एक खुशकिस्मत शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। नोआ स्टार हैं जिनका नाम ज़ारा इफ्तिखार मलिक है, जो पंजाब से बिलोंग करती हैं, पंजाब में रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं और उन्होंने पाकिस्तान में 51st पोजीशन हासिल की है। आइए हम उनसे जानते हैं उनके कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने जो है वो एक कामयाबी हासिल की और देन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आपकी एलोकेशन हुई है, तो कैसे तासुरात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो यकीन नहीं आ रहा, बट इंशाल्लाह आई होप आहिस्ता आहिस्ता यकीन आ जाएगा। यस। तो ज़ारा, हम स्टार्ट करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से, क्योंकि हमारे जितने भी देखने वाले लोग होते हैं और जितने भी एस्पायरेंट्स हमें देख रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जानना चाहते हैं कि जो भी स्टार्स हैं या जो भी जिन लोगों की हर साल एलोकेशंस होती हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होता है, या वो स्टार्ट कैसे लेते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने तालीमी कैरियर का। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड से, तो आप हमारे देखने वालों को थोड़ा बताइए इस बारे में। फिर मेरा ताल्लुक़ कल्याम अवान से है, मेरी फैमिली का। पोटोहार रीजन से बेसिकली हम बिलोंग करते हैं। माय फादर ही वाज अ बैंकर और 2003 में उनका इंतकाल हो गया था एंड इट वाज ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। उसके बाद मेरे बड़े भाई आर्मी में चले गए, वो हैं। फिर मेरी बड़ी बहन है, शी स्टडिंग करंटली, एंड देन मेरे एक और भाई हैं, ही इज़ वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर टुडे। माशाल्लाह। अच्छा ज़ारा, अभी आपसे पहले डिस्कशन हो रही थी और आपने बताया कि आप अपने फैमिली में पहले ही हैं जिन्होंने CSS का एग्ज़ाम भी दिया, देन उसको पास भी किया और माशाल्लाह से आपकी फॉरेन सर्विस में एलोकेशन भी हुई। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था और आपको क्यों लगा कि भी मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और CSS का एग्ज़ाम देना है? Well, I think मेरी inspiration basically I'm not only the first one from my family, I'm also the first one from my village. माशाल्लाह। Alhamdulillah. तो मेरी inspiration basically was through my experiences. Before that, I had an experience doing social work and I was very active in social services. And then I realized that maybe I need to be in the system to give some sort of hope to people and bring change. By change, I do not mean that I want to change the world or bring some major superhero changes. It's just having an impact on people, not just monetarily, but also having an impact on people through my actions. And I think in civil services, it is your action that plays a larger role and not just the monetary value of things, which can change lives of people. And apart from that, since I told you about my village, I think मेरे विलेज में अभी तक कोई लड़की नहीं थी जो CSP थी। बेसिकली ज़्यादातर लड़कियां टीचर बन जाती थीं या डॉक्टर भी बहुत कम होंगी। तो आई वांटेड टू ब्रिंग देम आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड टेल देम कि दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड यू हैव वेज टू अर्न इंडिपेंडेंस फॉर योर सेल्फ and ways to prove yourself in other ways as well. शादी is not the only option. तो ज़ारा, पहले तो मैंने आपसे ये पूछा है कि मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और आप क्यों सिविल सर्विसेज की तरफ आई, और जब आपने बताया कि मतलब आप कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, तो अब आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, अब आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन हैं। तो पहले आपकी आंखों में ख्वाब था और आज फाइनली आपने उस गोल को अचीव करके यहाँ पे बैठी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है। And I feel really, really humbled that I've been given this opportunity to not only fulfill my dreams, but also be able to impact other lives and make them fulfill their dreams as well. अच्छा ज़ारा, आप अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी, तो जब आपका रिज़ल्ट आया तो आपकी मदर का, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, उनको कैसा लगा? जब मेरा रिज़ल्ट आया तो I was very calm and I saw that file जिसमें वो PDF आ जाता है पहले।
ग्रुप में आ गया था, तो आई सेंड इट टू माई ब्रदर। मैंने कहा मेरे से नहीं देखा जाना, जो भी हुआ मुझे देख के बता देना। तो ही सेड ज़ारा इफ्तिखार फॉरेन सर्विस। आई वाज लाइक व्हाट? आई वाज लाइक नहीं मैं नहीं हूँ, दोबारा चेक करो। And then my mother, she had tears in her eyes, and then my other siblings were on call as well. My sister, she was not here, she was in Canada. मेरे भाई आर्मी में है, तो he was posted in Quetta, तो वो लोग भी वीडियो कॉल पे थे, and everyone was screaming, and बहुत इमोशनल सीन था, बहुत इमोशनल माहौल था, and उस टाइम पे वालिद की याद भी बहुत आई, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा सब इमोशनल हो गए थे। बिल्कुल, लेकिन आपके वालिद यकीनन जहाँ हैं वहाँ पे भी उनको आप पे बहुत फ़ख्र होगा। I hope अब फाइनली so. आपने एक प्राउड डॉटर हैं आप माशाल्लाह। सो मैं चाहूँगी कि अब आप हमारे देखने वालों को अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। Well, I did my bachelor's from Fatma Jinnah Women University, and I did it in English literature. उसके अलावा I was very much interested into co-curricular activities, which I think helped me a lot in my interview process. I had worked with different international authors. I think my university gave me a lot of exposure with regards to meeting new people. I was already meeting people from United Nations. I was already meeting different international authors and hosting seminars and panel discussions with them. So I had that sort of a skill that was needed to be in foreign service. So I think that is something that helped me a lot. And apart from that, I was also working in FM 96.6, and there were a lot of experiences and a lot of working experiences. बहुत जगह मैंने काम किया, and अल्हम्दुलिल्लाह। बट और उस सब चीज़ों ने जो आपके एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया, एंड ऑब्वियसली उस चीज़ ने आपको आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प आउट किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट थी, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था तो कोई मसला नहीं है, ड्रॉप कर देते थे। ठीक है, तो ज़ारा अब हम आते हैं आपके CSS के जर्नी की तरफ कि आपने कब स्टार्ट लिया, आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, सेकेंड अटैम्प्ट थी? मेरी ये सेकेंड अटैम्प्ट थी। ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2020 में दी थी, जिसमें आई फ्लंक्ड एसए, और फिर उस अटैम्प्ट में मैंने सोच लिया कि अब तो बस एसए के पीछे पड़ जाना है। तो फिर एसए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्लियर हो गया। तो अब माशाल्लाह आपका इससे भी क्लियर हुआ, रिटन पास हुआ, देन फिर आपका इंटरव्यू पास हुआ, फाइनली आपकी एलोकेशन जो है वो इतने अच्छे ग्रुप में हुई फॉरेन सर्विस में। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो आपने कुछ डिफरेंट क्या किया पहली अटेम्प्ट में रिटन की तैयारी में, और आपकी जो दूसरी अटेम्प्ट थी जिसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, इसमें क्या चेंज लेके आई आप? Well, when I was preparing in 2019 for 2020 attempt, I think I used to memorize a lot, which is good, but I think practice बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं इतनी नहीं करती थी, to be honest. मैं कहती थी ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लूँ। प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, पास्ट पेपर्स को बार बार, और मैंने एसेस को इतना एवेल्यूएट नहीं कराया था फ्रॉम अ क्रेडिबल टीचर। सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि इंग्लिश में डिग्री कर ली है तो फिर इंग्लिश ऐसे तो हो जाएगा, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द फ्लो एंड ट्रांजिशन ऑफ थॉट्स इन एन एसे। तो वो फिर मैंने सीखा, and I reached out to the academies, especially I reached out to a mentor, and he basically what he did was that he evaluated my essays. तो उन्होंने जब evaluate किए तो मुझे पता चला मैं कहाँ lack कर रही हूँ। तो evaluation I think is very important, which I wasn't getting done in the first attempt. ठीक है, तो मतलब आप ये बताएंगी कि जो पहली अटैम्प्ट और दूसरी अटैम्प्ट में एक डिफरेंट चीज़ थी वो ये कि आपने पहले असेसमेंट नहीं कराई थी, एवेल्यूएशन नहीं कराई थी, एंड देन फाइनली एवेल्यूएशन से आपको पता लगा कि कहाँ आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, और आपने उसको इम्प्रूव किया, अपनी राइटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया। पहली अटैम्प्ट में एवेल्यूएशन कराई, बट नॉट एज मच आर्डियसली जैसे मैंने मुझे करानी चाहिए थी। ठीक है, लाइक आई सेड, एक क्रेडिबल इंसान होना, एक क्रेडिबल प्रोफेसर से चेक कराना इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो वो जब मैंने कराया तो वो ऑब्वियसली चेकिंग में और एवेल्यूएशन में एक डिफरेंस था। ठीक है, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया, और मैंने एसेस बहुत ज़्यादा, आई रिमेंबर आई रोट अराउंड 25 to 30 एसेस। ओके, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं अब आपके। लाइक आपने अपनी सेकंड अटेम्प्ट में अपने कोई ऑप्शनल्स चेंज किए थे, या ऑप्शनल्स आपके वही थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थे? नहीं, मैंने चेंज किया था। चेंज किया, अच्छा। अब हमारे देखने वालों को फिर बता दें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके ऑप्शनल्स क्या थे, सेकंड में क्या थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल्स थे IR, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, US हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सोशियोलॉजी जो थी, इट डिडंट गो दैट वेल।
तो मुझे रियलाइज लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं चाहती थी पंजाबी ऑप्ट करना, बट एवरीबडी टोल्ड मी कि पंजाबी तुमसे नहीं हो पाएगा, लिख नहीं सकती, ये नहीं. आई वाज लाइक ओके, नहीं होगा मे बी. And I was listening to people. I wasn't my own person maybe. Then I learned to be my own person. और मैंने कहा कि नहीं, अब इस दफ़ा तो मैंने पंजाबी रखना है because I am interested in पंजाबी. फिर जब मैंने पंजाबी रखा तो ना सिर्फ मैंने उसको enjoy किया, but मेरे एक सब्जेक्ट का burden less हो गया क्योंकि वो मैं enjoy करती थी. मतलब पंजाबी में और लिटरेचर लाइक इंग्लिश लिटरेचर था, लेकिन लिटरेचर पढ़ने वाला जो भी होता है या जो जिसका लिटरेचर का बैकग्राउंड होता है, किसी ज़ुबान का भी लिटरेचर हो, वो उसको एंजॉय करता है. बिल्कुल ऐसा है. तो फिर ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे एंड देन आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर लिया. तो आपकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स कह लें या जो भी आपके नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजीज हैं, मैं चाहूँगी कि देखने वालों के साथ जो है वो अपनी थोड़ी आप स्ट्रैटेजीज शेयर करें. वेल, सबसे पहले तो किसी के नोट्स नहीं लेने. ठीक है. मेरे से किसी के नोट्स से पढ़ा भी नहीं जाता, और किसी के नोट्स जब आप लेते हो ना तो इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन योर पर्सनालिटी व्हाट दैट पर्सन इज, एंड वो आपकी ओरिजिनलिटी कहीं खो जाती है. बिल्कुल. सो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखूं, और मैंने अपने नोट्स बनाए और हेडिंग्स बना ली और उनको फिर शॉर्ट करते जाए, और फिर एंड में मेरे 7 पेजेस पे 11 पेजेस पे पूरा सब्जेक्ट आ जाता था, एक सब्जेक्ट पूरा. तो एक तो ये थी, और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में ये था कि मैं प्रैक्टिस करती थी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, उनको एवेल्यूएट कराती थी, और क्वेश्चन के स्टार्ट में ही मैं उसकी आउटलाइन बना लेती थी. ठीक है. आउटलाइन बनाने से मुझे फ़ायदा ये होता था कि मुझे शुरू में ही मैंने सारी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली होती थी, और फिर क्वेश्चन लिखते हुए मेरा फ्लो ऑफ थॉट्स कहीं पे ब्रेक नहीं होता था. अच्छा ज़ारा, ऐसे होता है कि ये समझा जाता है कि जो भी CSS की तैयारी कर रहा है बस उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और दुनिया से कट ऑफ हो गया, और बस उसने पूरा वक्त जो है वो पढ़ाई को देना है, और मतलब वक्त कर देना है खुद को CSS के लिए. तो आपको लगता है ये अप्रोच ठीक है, या आपको और हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ भी, बाहर भी जाना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी एक स्ट्रैटेजी मैंने जो अपनी चेंज की थी वो यही थी, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एंड CSS इज़ अ रिस्की थिंग. आपको नहीं पता कि आपका होगा या नहीं होगा. तो मैं ये करती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, पहले जितना मैं अगर मिलती थी अपने कज़न से, फ्रेंड्स से, तो मैंने मे बी उसका 50 to 40%, फिर कोई इवेंट्स होते थे, बर्थडेज होगी तो उन पे चली जाती थी, पर ये वीकेंड्स पे मिलना एंड ऑल, तो फिर मैंने सबको बता दिया था कि ये तो नहीं बताया था कि आई एम डूइंग CSS, लेकिन ये बता दिया था कि मैं मसरूफ़ होती हूँ आजकल, या कोई ना कोई आप कह देते हो. तो इस तरह से मैं अपने आप को ना लाइक मैनेज कर रही थी अपनी लाइफ साथ साथ. फिर मुझे साइकिलिंग का एंड योगा का शौक़ है, फिर रबाब भी बजाती हूँ. अच्छा. फिर आई मोस्टली लाइक टू स्पेंड टाइम डूइंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. तो मुझे उन चीज़ों ने भी काफ़ी हेल्प किया इस जर्नी में. तो इट हेल्प मी स्टे सेन बेसिकली. ठीक है. चलें, आपके हॉबीज़ बहुत अच्छे हैं और मतलब आपने बहुत सारी प्रोडक्टिव और हेल्दी एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व रखा, लेकिन अब जो एक 8-9 घंटे भी घर में बैठ के पढ़ना है और उसके लिए भी आपको फोकस्ड होना पड़ता है. ठीक है. तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को भी, इवन जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी हैं, उनको अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स है और उस तरह की चीज़ें हैं. तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से खुद को फोकस रखा जाए और किस तरीके से जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं हमें उनसे खुद को दूर रखा जाए? आप क्या करती थी इसके लिए? पहले तो आपको किताबों से अगर दोस्ती नहीं है तो ज़बरदस्ती डेवलप कर लें. ठीक है. उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ना लाइक अपने नोट्स को कलरफुल बनाएं. अपनी जो CSS की दुनिया है और जो आपके नोट्स की और किताबों की एक वो है, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग अपने लिए बनाएं कि आप उसको प्रोसेस को एंजॉय करें. और जहाँ तक बात फ़ोन और सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों की है तो बिल्कुल मैं यूज़ करती थी, लेकिन उसका ये था कि लाइक आई वुड कीप माई फ़ोन इन माई स्टडी टेबल ड्रॉ, या फिर मैं अम्मी को दे आती थी कि ये आप लॉक में रखते हैं, मैंने नहीं देखना फ़ोन. फिर जब मैं अपना वो टॉपिक जो गोल्स मैंने अपने उस दिन के लिए सेट किए होते थे वो अचीव कर लेती थी, तो फिर एज अ ट्रीट आफ्टर रेस्टिंग फॉर एन आवर जो है एज अ ट्रीट मैं अपने आप को ना लाइक देती थी कि अच्छा ठीक है अब 1 घंटे के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ फ़ोन. बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है. मेरे ख्याल में हमारे देखने वालों ने इससे बहुत सीखा होगा कि ये करना ज़रूरी है. अच्छा, चलें, ये अब हमने आपसे डिस्कशन की आपके रिटन पार्ट के बारे में, यानी एग्ज़ाम के बारे में. आप एग्ज़ाम की बात करी हूँ तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ना बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, पहले शुरू में उनको बहुत, क्योंकि एक जोश चढ़ा हुआ होता है कि हमने CSS देना है, तो पढ़ाई कर रहे होते हैं बहुत.
देन एग्जाम तक आके वो काफ़ी डल हो जाते हैं। तो एग्जाम रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब पहले आपने बहुत पढ़ भी लिया है, नोट्स भी बना लिए हैं, लेकिन एग्जाम में रिवाइज नहीं कर पाते कि मतलब आपको पता है जो डेट शीट आती है वो भी ऐसे आती है कि दिन में 2-2 पेपर्स हैं। तो एग्जाम रिवीजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है इम्पॉर्टेंट? नहीं, मतलब ये एक मिथ है। दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिथ। फर्स्ट अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में डिफरेंस क्या था एग्ज़ाम रिवीजन के हवाले से, उसका मैं बताती चलूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने अटेम्प्ट दी तो मुझे सब कहते थे तुम्हारा माइंड रिलैक्स रखना ज़रूरी है, अपने आप को रिलैक्स करो, अब तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, सो जाओ, नींद पूरी करो। नहीं, मैं सुबह 2 घंटे सो के पेपर देने चली कि कभी सोई नहीं, और सुबह तक रिवीजन चल रही है ये वो, और बहुत अपने आप को स्ट्रेस कर लिया मैंने। लेकिन जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दी तो 2 दिन पहले पेपर से मैंने अपनी सारी तैयारी कंप्लीट कर ली। रिवीजन आई गेस मैंने सारे सिलेबस को 4-5 रिवीजन्स दी होंगी, और उसके बाद मैंने आई वाज लाइक ठीक है अब तैयारी हो गई है। फिर मैंने उसको छोड़ के अब जब एग्ज़ाम की बारी आई तो एग्ज़ाम में मैं आती थी घर, रिलैक्स करती थी, सोती थी, उठ के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए होते थे लाइक 7 पेजेस पहले, उनको एक दफ़ा गो थ्रू किया, खाना शाना खाया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, सो गई। तो एग्ज़ाम्स में आई थिंक आपका रिवीजन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना अपने माइंड को फिट रखना, अपनी नींद पूरी करना और अल्लाह से कनेक्शन मेंटेन रखना ज़रूरी है। क्योंकि जो अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन है ना, वो तवक्कल की वजह से आप थोड़ा सा आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आप एग्ज़ाम देने से पहले जब उठें सूरह फतह पढ़ के जाएं। मैंने कुछ सूरतें रखी होती थी, ये मैंने अपने ऊपर पढ़ के फूंक लेनी है, पेन पे मैं दम करके फूंक देती थी। तो मैं इन चीज़ों में अपने आप को एग्जाम्स के दौरान इन्वॉल्व रखती थी कि अब पढ़ लिया जो पढ़ना है, बिल्कुल, अब बस अल्लाह है। तो बस ये आपकी कामयाबी का भी राज है। बेशक अल्लाह। चलें, ये आपका रिटर्न पार्ट था। अब हम आते हैं ज़रा आपके इंटरव्यू की तरफ, जो आपका FPSC के साथ एक फाइनल इंटरव्यू था, क्योंकि इंटरव्यू भी एक जो है वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो कोई ऐसा यूनिक मोमेंट जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें फाइनल इंटरव्यू के हवाले से? मेरा फाइनल इंटरव्यू मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली एबल टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन, बट थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे भी मैंने उनके साथ कनेक्ट कर लिया था। उसके अलावा उन्होंने मुझे प्रेशराइज बहुत पैनलिस्ट ने किया, लाइक बोलने ही नहीं दे रहे थे ना, लाइक आई वांटेड टू डिस्प्ले माई सेल्फ कि मुझे अच्छा, दे वुड सी कि इस चीज़ के बारे में इसको पता है, अच्छा 2 लाइन्स उस पर सुनी एंड देन नेक्स्ट टॉपिक एंड देन नेक्स्ट, दे वुड मेक माई माइंड स्कैटर सो मच कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। तो एक पॉइंट पे ये हुआ कि सर तारर जो शाहिद अशरफ तारर जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर एक्सेंट। अब उस टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स के सवाल हो रहे थे, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट माई एक्सेंट सर? कहते हैं कहाँ से सीखा है ना, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा शायद उनका तरीका ऐसे है कि मुझे लगा कि मे बी ही इज़ बीइंग सार्कास्टिक। तो कहते हैं कि ये मुझे बताओ ना, तो चेयरमैन ने कहा कि शी इज़ फ्रॉम कॉन्वेंट, इसलिए। तो ही स्टार्टेड, मैंने बताया कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिफरेंट इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ के साथ भी, तो शायद मे बी उसका भी कुछ असर हो। तो सर कहते हैं, सर मुझे कॉपी करने लग गए, एंड देन एवरीबडी वाज लाफिंग एंड सर मेरी नकलें उतार रहे हैं एंड ऑल। तो आई फेल लाइक पता नहीं, मैंने आई एंडेड अप अपोलोजाइजिंग, आई वाज लाइक आई एम सॉरी सर इफ़ आई कॉज्ड एनी ऑफेंस। तो ही वाज लाइक बेटा आप तारीफ़ लेना सीखें, बिकॉज मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे ना कि स्कूल में, और ये तो एक्सेंट फेक करती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ये मतलब यू नो, तो होता है फ्रेंड्स में और ये वो। तो मुझे तो वहाँ पे भी यकीन नहीं आया कि मेरी तारीफ़ हो रही है, मुझे लगा मेरा मजाक ही उड़ाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई, उन्होंने कहा नहीं हम आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि सर शाहिद अशरफ तारर साहब ने कहा कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू प्रोनाउंसिएशन के हवाले से। और फिर मैंने बीच में पानी के लिए स्टॉप लिया, मैंने कहा सर इफ़ यू प्लीज़ अलाउ मैं पानी पी सकती हूँ? तो दे वर लाइक श्योर आप पियो आराम से, टेबल के सामने पानी और वो पड़ा होता है। तो क्योंकि मुझे गले में खराश हो रही थी, तो सर तारर ही लेड बैक एंड ही वाज लाइक क्यों, फिर गला खुश्क हो गया है? तो दे वर ऑल लाफिंग एंड बट आई स्टेड फॉर्मल एंड ऑफ कोर्स इन माय प्लेस वेयर आई एम सपोज्ड टू बी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट गुड। बट उस टाइम पे जब मैं आई थी, मेरे अम्मी ने फ़ोन किया, शी वाज सिटिंग आउटसाइड इन द कार रिसाइटिंग स्टफ, शी वाज लाइक कि कैसा हुआ इंटरव्यू? मुझे नहीं पता, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया है।
तो आई वॉज नॉट होपफुल के फिर जब मैंने सर फरीद से बात की तो सर फरीद ने कहा यू डिड वेरी वेल, हो जाएगा, यू डिड वेरी वेल। तो सब ने इतनी तारीफ़ की तो मैंने कहा शायद मे बी ही इज़ राइट। फिर अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर फरीद का आपने जिक्र किया तो हम अभी एंड पे वहीं पहुंचने वाले हैं जहाँ हम नोआ से आपके ताल्लुक़ के बारे में पूछेंगे। तो नोआ आपने कब ज्वाइन की, आप ऑनलाइन स्टूडेंट थी, ऑन कैंपस थी, रिटर्न की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की, कुछ बताइए। रिटन की तैयारी तो मैंने खुद की थी, जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ मॉक्स दिए थे मैंने, दैट इज़ इट। बाकी तैयारी मैंने खुद की और एसए की इवैल्यूएशंस के लिए मेरे एक टीचर थे इन लाहौर, उनसे मैं करवा लेती थी। जहाँ तक नोआ की बात है, मैं नोआ ज्वाइन किया मैंने रिटन के बाद। ठीक है। जब मैं नोआ आई तो शुरू में तो बहुत घबराई हुई थी, फिर सर अली, सर फरीद, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड इट वाज जस्ट लाइक फैमिली। हम लोग जैसे अभी हम सर फरीद के ऑफिस में बैठे थे, सर फरीद कह रहे थे, एक सर ने कहा कि ये तो किचन का इनको नहीं पता होगा। मैंने कहा सर हम हर जगह घूमे हुए हैं एकेडमी पूरी, तो हमें वी नो ईच एंड एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ द एकेडमी के कहाँ है क्या है, तो बिल्कुल एक फैमिली लाइक माहौल था। ठीक है। तो नोआ से आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी की, तो आपको क्या लगता है कि नोआ में जो आके आपने सीखा उसने आपको आपके इंटरव्यू में कितना हेल्प आउट किया? बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट बहुत मिली। एक्चुअली मैं मॉक्स देती थी, मेरा ज़्यादा जोर मॉक्स पे होता था कि मैं अपने आप को एवेल्यूएट करा लूँ ना, क्योंकि वो एक मिस्टेक हो चुकी थी। तो यहाँ पर सर अहमद फ़ारूक नोआ के जो बोर्ड था इंटरव्यू मॉक्स लेने का, उनके चेयरमैन थे। तो सर अहमद फ़ारूक अगेन लकीली आई वाज एबल टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विद हिम एज वेल। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरे हाथ से ना 40,000 स्टूडेंट, बिकॉज ही वॉज एन एक्स FPSC पैनलिस्ट एज वेल, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से ना 40,000 बच्चे गुजरे हैं जिनका मैंने फ्यूचर डिसाइड किया है, एंड आई कैन से विद गारंटी दैट यू हैव दैट स्पार्क, नॉलेज भी है, बाकी सब भी है, तो यू विल डू इट। एंड ही वॉज सो काइंड एंड इवन हिम नॉट जस्ट सर फरीद, ही ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली। और मुझे इतना आई फेल्ट सो ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया एंड ही सेड कि तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह, और जब भी कोई काम हो, कोई भी इंटरव्यू के हवाले से कुछ भी पूछना हो, जस्ट कॉन्टैक्ट मी। और फिर मैम फ़रा, अयूब, सर उमर, एवरीवन वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो वो आपको जब इंकरेजमेंट मिलती है ना, देन यू आर एबल टू डू वेल इन इंटरव्यू। ट्रू। तो अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे एंड पे कि आप हमारे देखने वालों को जो CSS की तैयारी करने वाले हैं, जो अभी जिन्होंने CSS 2024 में अपीयर होना है, जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज से ज़्यादा ये एक आइडियोलॉजी है मेरी जो मैं ट्रांसफ़र आगे करना चाहती हूँ इनटू स्टूडेंट्स। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, आप जो हो वो हो, फेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा आई थिंक बी प्रिपेयर्ड कि कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है अपने आप को इस चीज़ पे मार नहीं लेना कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा। बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है। एंड रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगी, बहुत सारे नेसेयर्स होंगे जो कहेंगे नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग बहुत बातें करेंगे। जो बुरा करे उसके साथ आपने अपनी नीयत साफ़ रखनी है और उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना। अपनी नीयत साफ़ रख के आप पढ़ाई करें, अपने और अपनी फैमिली के साथ सिंसियर रहें, तो देयर इज़ नो पावर दैट कैन स्टॉप यू, फिर अल्लाह आपका खुद साथ देता है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने एंड आई होप मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हमारे देखने वालों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच ज़ारा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थी ज़ारा इफ्तिखार मलिक, जिन्होंने CSS 2022 में पूरे पाकिस्तान में 51st पोजीशन हासिल की है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस सीरीज। अल्लाह हाफिज़।